हेलो दोस्तों, विद्यांजलि पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जैसा कि जान रहे हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 10th का सैंपल पेपर जारी कर दिया जा चुका है। तो चलिए सैंपल पेपर को बनाते हैं। सैंपल पेपर के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए सैंपल पेपर को अच्छी तरह से इस वीडियो में देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, और फटाफट जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों तक भी मदद पहुंच सके। तो दोस्तों, ये सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 का सैंपल पेपर है। और सोशल साइंस कौन सा सब्जेक्ट है? सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को आज हम लोग लगाते हैं, जिसमें आपको 80 प्रश्न मार्क्स का है। कितना मार्क्स? 80 मार्क्स। 2 घंटे 45 मिनट का एग्ज़ाम होगा आपका। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं दोस्तों, तो इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में वैसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, 15 मिनट इसे पढ़ने के लिए आपको समय भी दिया जाएगा एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, और OMR शीट मिलेगा। OMR शीट पे आप ही को बनाना है, और आंसर बुक भी मिलेगी जिस पे आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, और तो चलिए प्रश्न को लगाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है यहाँ से। ठीक है फ्रेंड, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है यहाँ से। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको 40 प्रश्न ही बनाने हैं। ठीक है, इसमें दिया है वो 1 से 80 तक। ठीक है, 1 से 80 तक आपको एग्जाम में दिए रहेंगे, जिसमें 40 प्रश्न ही आपको चुनकर जो आपको सही हो, जो आपसे बने, उस 40 प्रश्नों को ही बनाइएगा, और सारे 40 प्रश्न सही हो। ठीक है, तो आइए अब यहाँ तो हम लोग 80 प्रश्न को बनाते हैं, पूरे 80 को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सारे प्रश्न को लगाते हैं। पहला प्रश्न है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो हिंद चीन में 3 देश शामिल है। कौन सा? 3 देश शामिल है। चौथा देश ऐसा है जो शामिल नहीं है। तो हिंद देश में पहला है वियतनाम जो शामिल है, लाओस ये भी शामिल है, और कंबोडिया। हिंद चीन में ये तीनों देश शामिल हैं। एक चीन एक ऐसा है देश जिसे शामिल नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसे? चीन को। विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडो चाइना? तो चाइना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। कौन सा? सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो चलिए बताइए, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस एक जो था, यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था दोस्तों। ठीक है, क्या था? यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था। वेन वाज वियना कांग्रेस हेल्ड? तो 1815। तीसरा प्रश्न है, भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने। किसने? लाला हरदयाल ने की थी। कब की थी? तो 15 जुलाई 1913 को। कब की थी? 15 जुलाई 1913 को। दोस्तों, ये भी आपसे पूछ सकता है, अभी तो इसमें पूछा है सैंपल पेपर में, भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने। लेकिन पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 15 जुलाई 1913 को। कब की गई थी? 15 जुलाई 1913 को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? कोई बता सकते हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। कब हुआ था? 1914 से 1918। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक। कब हुआ था? 1939 से 1945 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। ठीक है, तो कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक प्रभावों को, किसे? आर्थिक प्रभावों को समाप्त करने के लिए, ठीक है, आर्थिक प्रभावों को समाप्त करने के लिए एक संस्था स्थापित हुई थी। उस संस्था का नाम क्या है? तो उस संस्था का नाम यूरोपीय संघ है। क्या है? यूरोपीय संघ नामक संस्था थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नरोत्तम सिंघानु किस देश के शासक थे? तो नरोत्तम सिंघानु किस देश के शासक थे? तो यह कहाँ के शासक थे? बताओ ऑप्शन में। तो ये कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के? नरोत्तम सिंघानु कंबोडिया के शासक थे। बताइए आप, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी फोनोपेन है। कहाँ? फोनोपेन है। फोनोपेन कहाँ है दोस्तों? फोनोपेन। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? फोनोपेन। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चालित इंजन का आविष्कार कौन किए थे? बताइए। तो वाष्प चालित इंजन का आविष्कार जेम्स वाट। किसने? जेम्स वाट किए थे। ठीक है, उसके बाद पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति आ गई। जेम्स वाट के द्वारा जब वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किया गया तो उसके बाद पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति आ गई। इसी के कारण से जेम्स वाट बहुत प्रचलित हो गए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई। अच्छा ये बताइए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है कहाँ? तो यह जमशेदपुर में है। कहाँ है दोस्तों? जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहाँ है? तो झारखंड में। ठीक है, जमशेदपुर कहाँ है? तो झारखंड में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गोलघर, गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर पटना, और पटना बिहार की राजधानी है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो एफडी रूजवेल्ट ने। किसने? एफडी रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू की। यह अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिसने न्यू डील लागू की। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता जो है वह 1804 ईस्वी में। कब? 1804 ईस्वी में। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 ईस्वी में। तो नेपोलियन नाम का एक व्यक्ति था जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, यह बहुत ही क्रूर और निर्दयी था, इसके सामने कोई टिकता नहीं था। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो बताइए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। तो फ्रैंकफर्ट क्या है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी के शहर का नाम है। जर्मनी में एक शहर है जिसका नाम फ्रैंकफर्ट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? जर्मनी में। चलिए बताइए, इनका जन्म कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में। कब हुआ था जन्म? 1818 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1883 में हुई थी। कब हुई थी? 1883 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1991 में निम्न में कौन अस्तित्व में आया? तो 1991 में निम्न में कौन अस्तित्व में आया? तो WTO और गेट, यह दोनों 1995 में अस्तित्व में आया था। कब आया था? 1995 में। हमसे पूछ रहा है 1991 में। तो नई आर्थिक नीति जो है वह 1991 में अस्तित्व में आया था। कब आया था? 1991 में अस्तित्व में आया था। तो इसीलिए इसका ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो सबसे पहले आप बताइए, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में मत्स्य पालन, खनन, वन, जितने भी प्राकृतिक चीज़ हैं उससे रिलेटेड प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में बैंकिंग आता है? नहीं आता है। तो यही पूछ रहा है कौन संबंधित नहीं है? तो बैंकिंग जो है वह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो जमशेदपुर तो बतेबे कि हम आपको कि झारखंड, दुर्गापुर बंगाल, भिलाई उड़ीसा और सलेम ये सब उद्योग के केंद्र क्या होता है? ठीक है, तो ये आयरन और स्टील के उद्योग के केंद्र है। किसका? आयरन और स्टील का।
यानी लोहा और स्टील यहाँ बनाए जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? कहने का मतलब बच्चों, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो औसत आय जो होती है उसी से प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, जिसे बोलते हैं एनडीसी का गठन 1992 में हुआ। कब हुआ? 1952 में। कितना, सॉरी मिस्टेक हो गया, 1952। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बताइए। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। इसकी राजधानी ढाका है, बांग्लादेश ढाका, और इसकी मुद्रा टका है। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो को धीरे धीरे बना रहा हूँ। अगर आप कहिएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि थोड़ा स्पीडली भी बनाएं। आप सभी को देखते हुए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय आय जो है वो उत्पादन के साधनों की आय है। उत्पादन के साधनों की आय है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चलिए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून, उपभोक्ता संरक्षण मतलब समझ रहे हैं आप? उपभोक्ताओं मतलब कि नागरिकों के देखते हुए संरक्षण के लिए एक कानून लाया गया। तो यह कानून कब लाया गया? तो 1986 में लाया गया। कब लाया गया? 1986 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास बैंक के द्वारा यह दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। क्या? दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए ऋण दिया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली पाई जाती है। कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली पाई जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है? तो कृष्णा से। किससे? कृष्णा से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो 26 नवंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग, ठीक है, विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी जो है 2004 में सुनामी के कारण काफ़ी प्रभावित हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, या टावर की ऊंचाई में कमी। तो क्या होगा? केबल का टूट जाना। संचार व्यवस्था बोल रहा है, तो अगर केबल का तार टूट जाएगा तो आपके यहाँ टीवी चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसी का पूछ रहा है, संचार व्यवस्था बाधित होने का क्या कारण है? तो केबल का टूट जाना ही इसका मुख्य कारण है। आइए अगला प्रश्न है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है। जब गांव में बाढ़ आता है या शहर में भी बाढ़ आती है, ठीक है, कहीं भी बाढ़ आ सकती है, तो बाढ़ जब आती है तो किसको क्षति पहुंचाती है? फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी को। बाढ़ थोड़ी किसी को पहचानेगा कि ये मुकेश है, ये प्रमोद है, किसी को पहचानता नहीं है। तो बाढ़ सभी को क्षति पहुंचाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वह सड़क मार्गों से संबंधित है। रेलवे से नहीं, जल मार्ग से नहीं, वायु मार्ग से नहीं, सड़क मार्गों से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो बाढ़ जब आती है गांव में तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए? घर के बाहर जाना चाहिए, खेतों में जाना चाहिए, कहीं नहीं। जब बाढ़ आएगा तो बाढ़ के साथ पानी आती है, तो ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, ताकि बाढ़ के पानी से हम डूब न सके और बच जाएं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है?
क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहने का मतलब बच्चों कि ये क्षेत्र भर में ही सीमित हो, ठीक है। और राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहने का मतलब पूरे देश में उस पार्टी का वर्चस्व हो, ठीक है। तो जैसे पहला है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। कौन सी? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो यह क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। अगला है जनता दल, जिसको बोलते हैं जदयू, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो बताइए क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? तो जनता दल जो है वह क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जो सिर्फ बिहार में है। कहाँ? बिहार में है जनता दल यूनाइटेड। इसके जनता दल यूनाइटेड के तहत अभी बिहार के सीएम कौन है? तो बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो बताइए। पंचायत का चुनाव जो है वह राज्य चुनाव आयोग करवाता है। कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो भारत के राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुई, ठीक है। बिहार से नहीं, पंजाब से नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं, कहाँ से? राजस्थान से। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 जो है वह भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, या जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो 1975 जो है भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है? तो बताइए किस लिए जाना जाता है? तो देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, इसके कारण से यह जाना जाता है। देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? ताड़ी, जो तार के पेड़ से जो ताड़ी निकलता है ना दोस्तों, उसी के विरोध में एक आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो यह किस प्रांत से शुरू हुआ था, यानी कहाँ से शुरू हुआ था? तो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, तमिलनाडु से, या आंध्र प्रदेश से? तो यह आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार जो है कौन मानता है? सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष, नारीवादी, या जातिवादी? तो नहीं, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार सांप्रदायिक मानता है। कौन? सांप्रदायिक मानता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी रही सही है? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ऑप्शन है, यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, नेक्स्ट है फैसले लेने में देर करती है, या विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। यह सही है, सत्ता में साझेदारी होनी चाहिए क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। डी नंबर ऑप्शन। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य जो है वह लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले की राजधानी झारखंड को कहा जाता है। किसे? कोयले की राजधानी झारखंड को कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो कोयला यहाँ सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है? तो सौर ऊर्जा कहने का मतलब सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे सौर ऊर्जा बना से, तो ठीक है। तो सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य सबसे उपयुक्त है? तो बताइए कौन सा राज्य? तो राजस्थान में सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना वह कोसी नदी घाटी परियोजना है। कौन सा? कोसी नदी घाटी परियोजना, ठीक है बच्चों। कौन सा है? कोसी नदी घाटी परियोजना, यही सही है
ठीक है। बाकी बागमती परियोजना नहीं, गंडक नहीं, सोन नदी नहीं। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में सबसे लंबा बांध जो है वह हीराकुंड बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? क्या है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस नहीं, विद्युत। विद्युत जो है वह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर। कहाँ? हाजीपुर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चावल। चावल कौन सी फसल है? खरीफ फसल है, जायद है, रबी है या इनमें से कोई नहीं? तो चावल रबी फसल के अंतर्गत आता है। चावल गर्मी के मौसम में होता है, इसीलिए रबी फसल आता है। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो बताइए निजी क्षेत्र की कंपनी कौन सी नहीं है? डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, टिस्को या सेल? सेल जो है वह निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। निजी क्षेत्र कहने का मतलब लोकल कंपनी। ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो कोडरमा, कोडरमा में कौन सा खनिज मिलता है? बॉक्साइट, लौह अयस्क, तांबा, अभ्रक। कोडरमा में जो झारखंड में आता है वहाँ सबसे ज़्यादा अभ्रक मात्रा में पाया जाता है। और कोयला, कोयला धनबाद में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति है। क्या है? श्वेत क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन जिले प्रसिद्ध हैं? तो लीची के उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रसिद्ध जिला मुजफ्फरपुर और वैशाली है। देखिए दोस्तों, बाज़ार में भी आप सुनते होंगे मुजफ्फरपुर के लीची बड़ा बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तब मुजफ्फरपुर और वैशाली नज़दीक में है, इसीलिए वहाँ की लीची सबसे प्रसिद्ध है और ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आय तथा उपभोक्ता का अंतर, आय तथा उपभोक्ता का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है। क्या? आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? अस्थाई जमा, चालू जमा, अधिविकर्ष, आवर्ती जमा। तो यह जो है अस्थाई जमा बैंक की जमा है। ठीक है। व्यापारिक जमा, लागू चालू जमा भी है, आवर्ती भी है। अधिविकर्ष जो है वह जमा का प्रकार नहीं है। यह किसी प्रकार की बैंक में कोई जमा का प्रकार नहीं होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो पूंजी बाजार में, किसमें? पूंजी बाजार में दीर्घकाल, दीर्घकाल ऋणों का लेन देन होता है। मतलब लंबे समय के लिए ऋण का लेन देन होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। किसने कहा ग्राहक हमारी दुनिया में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। कहने का मतलब महात्मा जी कहे थे। कौन कहे थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहे थे कि ग्राहक जो है वो हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ठीक है। वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर हैं। देखिए दुकानदार लोग लिख के भी टांगा रहता है दोस्तों कि ग्राहक हमारे भगवान के समान है। ठीक है। तो वही यही बात को महात्मा गांधी जी बहुत पहले कह चुके थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। इनमें कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो आधारभूत संरचना का घटक कौन सा है? तो शिक्षा, शिक्षा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है बताइए? तो ज्वारीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो गैर पारंपरिक स्रोत में ज्वारीय ऊर्जा आता है। क्या आता है दोस्तों? ज्वारीय ऊर्जा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो गोंडवाना, कौन सा? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। ऐसे भी आप बच्चों पढ़े होंगे कि कोयले का निर्माण 20 लाख जमीन में दब जाने से कोयले का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका भी यही होगा, 20 लाख वर्ष पूर्व गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये सैम्पल पेपर इसी के आधार पर आपको 10th क्लास का जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें 80 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसमें 80 में आपको 40 बनाना है। ठीक है, 40 आप जो हार्ड रहेगा उसको छोड़ देना और जो आपको इजी और सही लगे उसी को बनाना, ताकि आप पास हो सकें और अच्छे मार्क्स लाकर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में खरीफ की फसल कौन है? तो खरीफ की फसल कौन है? तो चावल खरीफ की फसल, कपास खरीफ की फसल, मक्का ये भी खरीफ की फसल। इनमें सभी जो हैं वह खरीफ की फसलें हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो पूछ रहा है बच्चों की रेशेदार फसल कौन सी नहीं है? कपास, जूट, सन। तो जूट और सन रेशेदार फसल होती है। गन्ना जो है वह रेशेदार फसल नहीं है। कौन सा? गन्ना रेशेदार फसल नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो बच्चों कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग किसका? गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? जर्मनी में। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? कहाँ? इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? तो कैक्सटन ने। किसने? कैक्सटन नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने मुद्रण कला की शुरुआत की। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 61 नंबर प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति यह जो है वह किस नाम से जानी जाती है? तो अक्टूबर क्रांति के नाम से। कौन सी? अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, लाल सेना का गठन किसने किया था? किसका? लाल सेना। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन जो है वो ट्रॉट्स्की किए थे। कौन? ट्रॉट्स्की ने। ट्रॉट्स्की नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने लाल सेना का गठन किया था। रेड आर्मी, जिसे रेड आर्मी बोला जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। कब हुई थी बच्चों? 1906 ईस्वी में। यह प्रश्न पूछता है बच्चों। ठीक है, तो आप इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो बताओ बच्चों कहाँ? तो यह पटना में, पटना साहिब के नाम से भी जानते होंगे आप लोग। कौन सा? पटना साहिब गुरुद्वारा, वह यह उसी का है। तख्त श्री हरमंदर जी साहिब पटना में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, सिपाही विद्रोह कौन सा? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से है। किससे? प्राथमिक क्षेत्र से है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको खुद से इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किसको किसको पता है। बिहार में रहते हैं तो अगर आपको पता होना चाहिए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 68, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? तो सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन सोनपुर मेला में होता है। यह एशिया का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। सोनपुर मेला, सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला भी कहलाता है बच्चों। यहाँ पशुओं का मेला लगता है। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है?
तो सासाराम, सासाराम बिहार में है। ठीक है, तो सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा, किसका? शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार रॉबर्ट फुल्टन ने। कौन? रॉबर्ट फुल्टन नामक व्यक्ति ने फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? इसका भी आंसर हम आपको पहला, दूसरा या तीसरा प्रश्न में बता चुके हैं। तो बताइए दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है बच्चों? पश्चिम बंगाल में स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सेडान युद्ध कब हुआ था? कौन सा युद्ध? सेडान नामक एक युद्ध है जो कब हुआ था? तो यह 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हीगेल कौन था? हीगेल दार्शनिक थे। कौन थे? दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ नहीं थे। कहने का मतलब नेता नहीं थे वो। हीगेल जर्मन चांसलर भी नहीं थे, वह दार्शनिक थे। दार्शनिक कहने का मतलब जो दर्शन करने आते हैं कहीं कहीं, उसी को दार्शनिक बोला जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह समझौता को हनोई समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हनोई समझौता। फ्रांस एवं वियतनाम, कौन सा? फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को हनोई समझौता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 75। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? तो बच्चों बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और बंगाल को विभाजन का निरस्त भी जो है 1905 में ही किया गया था। ठीक है, इसका मंथ में जो है वह चेंजिंग होगा, समझे? इसी कारण से 1905 में ही बंगाल विभाजन निरस्त किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो बताइए किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो एल तरंग की। किसका? एल वेव। एल वेव का जो गहनता है वह सबसे कम होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो कुल जल का कितना परसेंट भाग? तो 95% भाग महासागर में है। कहने का मतलब 5% भाग जो है सिर्फ महासागर से बाहर में है बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो नदी घाटी परियोजना मतलब हर नदी पे एक एक परियोजना बनाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी नदी पे घाटी पे परियोजना है और किस पे नहीं है? तो बताइए, सोन नदी पर है, कोसी नदी पर भी है, गंडक नदी पर भी है, पुनपुन नदी में नदी घाटी परियोजना नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। गेहूँ फसल है। गेहूँ किस प्रकार का फसल है? तो यह रबी फसल है। गेहूँ कौन सा फसल है? रबी का फसल है बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इसमें से किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है वह पंचायती राज व्यवस्था से है। किससे है बच्चों? पंचायती राज व्यवस्था से। तो बच्चों आपका 80 प्रश्न, ठीक है, कितना? 80 प्रश्न आज समाप्त हुआ। ये सारे प्रश्न सैंपल पेपर 2021 जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है उसी का था। ठीक है, तो इसमें से आपको 40 प्रश्न एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इसी से नहीं आएंगे, इसी पे आधारित आएंगे। ठीक है, तो इसी से आधारित मैं हमेशा वीडियो लाता रहूँगा और आप मेरे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट शेयर कर दें। ठीक है, तो हर बार मैं इसी तरह का करंट अफेयर्स अच्छा जो एग्ज़ाम में आपको एकदम डायरेक्ट लड़ेगा, ठीक है, एकदम 100% है कि लड़ेगा और आएगा ही आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों। ठीक है, आइए आगे कुछ दिखा देते हैं कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 1 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे जिसमें आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा।
ठीक है। 1 से 6 तक लघु प्रश्न ये रहेंगे जिसमें 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। अब आगे है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बच्चों 7 8 दो प्रश्न रहेंगे दीर्घ उत्तरीय, जिसमें आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से एक प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा, तब आप मैट्रिक में 100 ला सकते हैं। बच्चों 100 लाइए, बहुत ही इजी पेपर रहता है अगर आप अच्छी तरह से याद करके और रिवीजन करके जाते हैं तब। ठीक है बच्चों, बाय।